तो स्वागत है आपका पीके जीएस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल, यानी कि आज हम इस वीडियो में उत्तर वैदिक काल से संबंधित संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है ऋग्वैदिक काल, पहला हमारा है ऋग्वैदिक काल, यानी कि इसको ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, अगर उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो इसका जो समय सीमा है 1000 ईसा पूर्व के लेके 600 ईसा पूर्व के आसपास, यानी कि जो उत्तर वैदिक काल हमको देखने को मिलता है वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिलता है। और इसका निर्धारण किस आधार पे हुआ है तो दोस्तों लोहे के आधार पे हुआ है, लोहे की खोज के आधार पे हुआ है, क्योंकि लोहे की खोज उत्तर वैदिक ग्रंथों में हमको लोहे का हमको जिक्र मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में हमको लोहे का जिक्र मिलता है, और लोहे का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला था वह एटा जिले से हमको प्राप्त हुआ था 1000 ईसा पूर्व के आसपास। इसलिए उत्तर वैदिक काल की जो समय सीमा है वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। और 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति हुई थी, यानी कि द्वितीय नगरीय क्रांति हुई थी, द्वितीय नगरीय क्रांति हुई थी। और हमको पता है कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसलिए इसका जो निचला समय सीमा है वह 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी संस्कृति की। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और ऋग्वैदिक काल से संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, आपने अगर उसको नहीं देखा है तो जाके उसको आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। दोस्तों, बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति की। तो जो इस समय जो राजनीतिक दशा में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ उत्तर वैदिक काल में वह यह था कि छोटे छोटे जन मिलकर जनपद बन गए। ऋग्वैदिक काल में हमको छोटे छोटे जन या फिर कबीले देखने को मिलते हैं, और आपको ऋग्वैदिक काल में दशराज युद्ध का भी जिक्र मैंने किया था कि दशराज युद्ध क्यों हुआ था, जनों के बीच में हुआ था। तो ऋग्वैदिक काल में जो छोटे छोटे जन थे वह अब मिलकर बड़े जनपद का आकार इन्होंने ले लिया था। और उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम राष्ट्र शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ है तो उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि हो जाती है, यानी कि राजा का पावर बढ़ जाता है, क्योंकि जो सभा और समिति थी जो कि राजा पे नियंत्रण करने का काम करती थी, उसका जो नियंत्रण राजा पर से समाप्त हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी पर से किसी का नियंत्रण समाप्त हो जाता है तो वो और ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि राजा के अधिकारों में वृद्धि हो जाती है, और विदत और जो समिति है ये संस्थाएं समाप्त हो जाती है। पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन एक तरीके से उनका प्रभाव बहुत कम हो जाता है राजा पे। और अथर्ववेद में जैसा कि आपको पता है कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बोला गया है। इसके अलावा राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो राजा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह सर्वप्रथम हम लोग को ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐतरेय ब्राह्मण किस ब्राह्मण ग्रंथ का वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात किया जाए कि इस काल में अलग अलग दिशाओं में राजाओं के नाम हमको अलग अलग देखने को मिलते हैं, यानी कि उत्तर वैदिक काल में
हर दिशा में जो राजा थे उनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे ये आपका राजा है, अगर ये आपका उत्तर में है तो ये विराट कहलाता था, अगर ये पूरब में था तो ये सम्राट कहलाता था, अगर ये पश्चिम में था तो ये स्वराट यानी कि स्वराट के नाम से जाना जाता था, और दक्षिण में था तो यह भोज के नाम से जाना जाता था। यानी कि हर दिशा में राजा का नाम अलग अलग देखने को हमको मिलता है इस काल में। इसके अलावा ऐतरेय ब्राह्मण में कई प्रकार के राज्यों का भी वर्णन हमको देखने को मिलता है। जैसे कि भोज्य किसको बोला जाता था? इस राज्य का शासक को राजा बोला जाता था, यानी कि भोज्य अगर है तो उसका जो शासक था उसको हम लोग राजा कहते थे। महाराज्य, इसके शासक को सम्राट के नाम से हम लोग जानते थे, और वैराज्य ऐसे स्थान को कहते थे या ऐसे राज्य को कहते थे जहाँ कोई भी राजा नहीं होता था, और इसको गणराज्य के नाम से भी हम लोग जानते थे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों इतने कम समय में इतनी डिटेल जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब राज्य अभिषेक की बात, क्योंकि राजा होगा तो उसका राज्य अभिषेक भी होगा। तो राजा का जो राज्य अभिषेक होता था उसके लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था, यानी कि राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है? राजा के राज्य अभिषेक से। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, और इसका वर्णन हमको शतपथ ब्राह्मण में भी देखने को मिलता है। वहाँ दोस्तों मैंने ऐतरेय ब्राह्मण की बात की, अब आ गया आपका शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण किस वेद का है तो ये भी आपको बताना है। तो यह यजुर्वेद से संबंधित है, और इसमें राजा रतनियों एक शब्द आया है जो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होते थे। इनको हवि प्रदान करता था। हवि एक प्रकार का यज्ञ में डालने वाला एक प्रकार का सामग्री होती है, उसको बोला जाता था। तो रत्नियों को राजा हवि प्रदान करता था, और इसमें 17 प्रकार के जलों से राजा का राज्याभिषेक होता था। तो दोस्तों कितने प्रकार के जलों का प्रयोग होता था राज्याभिषेक के लिए? 17 प्रकार के जलों का प्रयोग किया जाता था। आइए जानते हैं कि रत्निन क्या होते थे। तो जो रत्निन थे दोस्तों वह राज्य के उच्च पदाधिकारी होते थे, जो राज्य के उच्च पदाधिकारी यानी कि बड़े पदों पे विराजमान व्यक्ति होते थे, जो कि कुलीन वर्ग यानी कि संपन्न वर्ग से संबंधित थे। और इनको रत्निन नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ये कान में रत्न धारण करते थे। और शतपथ ब्राह्मण में सबसे ज़्यादा 12 रत्नियों का जिक्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा रत्नियों का जिक्र करने वाला ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो हमारा शतपथ ब्राह्मण वह है। आइए देख लेते हैं कि 12 प्रमुख रत्नानी कौन कौन से थे। तो सबसे जो प्रमुख था वह था हमारा सेनानी। क्या था? सेनानी। यह सबसे प्रमुख रत्निन होता था। उसके बाद पुरोहित होता था, फिर युवराज था, महिषी पटरानी को कहते हैं, यानी कि जो राजा की पटरानी थी उसको महिषी कहते थे, और यह भी 12 प्रमुख रत्नानियों में से एक थी। इसके अलावा सूत, जो कि सारथी को कहते हैं, राजा के सारथी को जो हल चलाने वाला होता है उसको सूत कहते थे, ये भी एक प्रमुख रत्नानी होता था। ग्रामिणी, जो कि ग्राम का मुखिया होता था। संग्रहिता या फिर कोषाध्यक्ष, ये सब दोस्तों कोषाध्यक्ष यानी कि कोषाध्यक्ष था, इसको बोला जाता था। छत्ता या इसको प्रतिहारी या फिर द्वारपाल भी हम कह सकते हैं। अछवाप को धूत किग्रा या राजा का मित्र। धूत किग्रा का मतलब होता है चौपड़ का खेल दोस्तों, जो जुआ, एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं जुआ, यानी कि यह धूत किग्रा का माहिर खिलाड़ी होता था अछवाप। इसके अलावा भाग दूध, यह कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था दोस्तों। और फिर पालागल क्या होता था? यह विदूषक, ये दोस्तों विदूषक है। विदूषक का पूर्वज या फिर राजा का साथी। और वन अधिकारी, ये दोस्तों वन
अधिकारी होता था। तो दोस्तों ये 12 प्रमुख रत्नानियों का परिचय मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा जो राजा को बनाने का मुख्य काम करते थे वो होते थे सूत और ग्रामिणी। इन्हीं दोनों को मिला के करतु, इसको करतु बोला जाता था और यह राजा को बनाने वाला इनको कहा गया है, दोनों को मिला के। तो दोस्तों इस प्रकार हमने उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों से आपको अवगत कराया है। जल्द ही इसके दूसरे भाग में हम और भी ज़्यादा जानकारियाँ लेके आप सभी के समक्ष उपलब्ध होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।